छात्रों, आज हम महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर को जानेंगे कि आखिर इन दोनों में क्या अंतर होता है। इंद्रिय बोध के आधार पर आचार्य मम्मट, राजशेखर, विश्वनाथ आदि ने काव्य के दो भेद बताए हैं, एक दृश्य काव्य और दूसरा श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य के भी दो भेद बताए हैं, एक प्रबंध काव्य और दूसरा मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के पुनः दो भेद किए हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य में व्यक्ति और समाज के समग्र जीवन को प्रस्तुत किया जाता है, जबकि खंड काव्य में समाज या व्यक्ति विशेष के जीवन के किसी अंग या पक्ष का चित्रण किया जाता है। फिर भी ये खंड चित्र भी अपने आप में पूर्ण होते हैं। संस्कृत के आचार्यों ने खंड काव्य के विषय में कम ही विवेचन किया है, जबकि महाकाव्य के विषय में बहुत कुछ लिखा है। तो आज हम इन दोनों में क्या अंतर है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। महाकाव्य और खंड काव्य दोनों ही श्रव्य काव्य की कोटि में आते हैं। दोनों ही प्रबंध काव्य हैं, क्योंकि दोनों में ही कथा वस्तु में पूर्वापर संबंध होता है। पात्र विधान, छंदो विधान और उद्देश्य आदि विशेषताएं दोनों में समान रूप से होती हैं। फिर भी दोनों में कुछ अंतर भी पाए जाते हैं। इन अंतरों को, इन असमानताओं को हम प्रस्तुत बिंदुओं के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। महाकाव्य की कथा विस्तृत, सुव्यवस्थित और सुसंगठित होती है। इसमें जीवन के समग्र रूप को नाना उत्थान पतन की अवस्थाओं के साथ चित्रित किया जाता है। कथानक में मूल कथा के साथ अनेक प्रासंगिक कथाएं भी सम्मिलित होती हैं, जो नाट्य संधियों के द्वारा जुड़ी रहती हैं। खंड काव्य में केवल एक कथा होती है। प्रासंगिक कथाओं का प्रायः सर्वथा अभाव रहता है। जीवन के विविध पक्षों का निदर्शन खंड काव्य में नहीं होता। खंड काव्य में कथा वस्तु क्षिप्रता से आगे बढ़ती है और प्रबंध काव्य की अपेक्षा वह अधिक सुसंगठित होती है। दूसरा बिंदु है सर्ग की दृष्टि से अंतर। महाकाव्य की पहली विशेषता है सर्गबद्धता।
सामान्यतया 8 से अधिक सर्गों का विधान महाकाव्य के लिए आवश्यक माना गया है। इन सर्गों में जीवन के सर्वांग चित्र अलग अलग खंडों में विभाजित करके प्रस्तुत किए जाते हैं। खंड काव्य में सर्गों का होना आवश्यक नहीं है। कई बार संपूर्ण खंड काव्य बिना सर्ग के ही लिख दिया जाता है। खंड काव्य के लिए कथा धारा की एक रस अविरल प्रभावित होना आवश्यक माना गया है। सर्ग विभाजन उसमें आवश्यक नहीं माना जाता है। इसी प्रकार से अगला बिंदु है छंद विधान की दृष्टि से अंतर। छंद को भाव का परिधान माना गया है। महाकाव्य और खंड काव्य दोनों के लिए छंद का होना आवश्यक है। महाकाव्य के लिए विधान किया गया है कि सर्ग एक छंद में लिखा जाए, सर्ग के अंत में छंद बदल देना चाहिए। अगला सर्ग दूसरे छंद से प्रारंभ होना चाहिए। इस प्रकार से महाकाव्य में छंदों का परिवर्तन होता रहता है। सर्ग के अंत में दूसरा छंद होता है, सर्ग के प्रारंभ में दूसरा छंद होता है। लेकिन खंड काव्य के लिए ऐसा कोई विधान नहीं दिया गया है। सामान्यतया खंड काव्य एक ही छंद में लिखा रहता है, परंतु ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। उदाहरण के लिए तुलसी का मानस दोहा चौपाई छंद में है, पर सवैया रोला आदि अनेक छंदों का प्रयोग भी उन्होंने इसमें किया है। केशव की रामचंद्रिका तो छंदों का अजायब घर कही गई है, और खंड काव्य होने पर भी दिनकर जी के कुरुक्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि छंद की दृष्टि से महाकाव्य में कई प्रकार के छंदों का प्रयोग होता है, जबकि खंड काव्य में कम से कम छंदों का प्रयोग होता है। इसके बाद स्वरूप विचार की दृष्टि से भी हम इसमें अंतर पाते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। ये सामान्य धारणा है कि महाकाव्य विशालकाय होता है और खंड काव्य लघुकाय। महाकाव्य में मूल कथा के साथ अनेक उपकथाएं भी होती हैं और अनेक नायक और उपनायक भी होते हैं। कुछ महाकाव्यों में अनेक वंशों की कथाएं भी मिलती हैं, जैसे कि वाल्मीकि रामायण, महाभारत, रघुवंश आदि। खंड काव्य का आकार लघु होता है क्योंकि उसमें जीवन का समग्र चित्र नहीं रहता, पर ये सामान्य नियम है। इसके अपवाद भी भारी मात्रा में मिलते हैं, जैसे भारवी का क्रातार्जुनीयम, मागकृत शिशुपाल वध, श्रीहर्ष का नैषध चरित आदि लघुकाय होने पर भी महाकाव्य हैं। खंड काव्य लघुकाय के होते हैं, पर कुछ खंड काव्य बड़े भी होते हैं, जैसे दिनकर का कुरुक्षेत्र, निरालाकृत तुलसीदास, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा
आदि कुछ अत्यंत लघु काय खंड काव्य माने गए हैं। तो इस प्रकार से महाकाव्य और खंड काव्य दोनों ही प्रबंध काव्य हैं और दोनों के लिए कुछ सुनिश्चित नियम हैं, पर स्वतंत्र चेता कवियों ने नियमों की श्रृंखला को अक्सर तोड़ दिया है और अपने ढंग से काव्य सृजन किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि महाकाव्य और खंड काव्य में जो अंतर है, उस अंतर के लिए भी कुछ प्रबंधकारों ने मिटाने का प्रयास किया है, परंतु सामान्य धारणा यही है कि जो बिंदु आपको बताए गए हैं उनके आधार पर हम ये निश्चित कर सकते हैं कि यह काव्य महाकाव्य है या खंड काव्य है। यदि उसमें जीवन का समग्र चित्रण है तो यह लक्षण महाकाव्य का है, न कि खंड काव्य का। यदि उसमें प्रत्येक सर्ग में छंदों का परिवर्तन होता है तो ये लक्षण महाकाव्य का है, नहीं होता है तो ये खंड काव्य का है। यदि वह सर्गबद्ध है तो ये लक्षण महाकाव्य का है। इसी प्रकार से ये सामान्य नियम बताए गए हैं जिनके आधार पर हम ये जान सकते हैं। धन्यवाद।